तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारे वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ जो प्रमुख घाटे होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस भाग में हम बात करेंगे पहले हमारे व्यापार घाटे के बारे में। व्यापार घाटा, तो देखो व्यापार घाटा किसे कहा जाता है? तो व्यापार घाटा सिंपल सा है, सिंपल सा हम मानते हैं व्यापार घाटे में कि दृश्य वस्तुओं का आयात, ठीक है, और इसमें से हम लेस कर दे किसके? दृश्य वस्तुओं के निर्यात, दृश्य वस्तुओं के निर्यात। तो दृश्य वस्तुओं के अगर निर्यात को अगर मैं हटा दूं या इसमें से घटा देता हूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा? व्यापार घाटा आएगा मेरे पास। तो व्यापार घाटा क्या होता है? दृश्य वस्तुओं का आयात माइनस दृश्य वस्तुओं का निर्यात जो है, ये शेष हमारा कहलाता है व्यापार घाटा। और मैंने बताया था आपको, जो ये शेष होता है इसकी तीन स्थितियां हो सकती हैं हमारे, कि अगर हमारे आयात कम निर्यात ज्यादा होते हैं तो हम अधिशेष की स्थिति में होते हैं। अगर हमारे आयात व निर्यात दोनों बराबर होते हैं तो हम संतुलन की स्थिति में होते हैं। और अगर हमारे आयात ज्यादा है निर्यात कम है तो हम किस स्थिति में होते हैं? घाटे की स्थिति में। तो भारत जो है दोस्तों, दृश्य वस्तुओं का आयात बहुत ज्यादा करता है, तो इस कारण से हम वस्तुओं के व्यापार में क्या है, अधिकतर समय जो है घाटे की स्थिति में रहते हैं। इस कारण से जो है यहां पर हमारा होगा व्यापार घाटा। लेकिन सेवाओं के व्यापार में हम जो है अधिशेष की स्थिति में है। कितना है ये अभी हम बात करेंगे। तो जो है हम सेवाओं के व्यापार में जो है जरूर जो है वहां पर अधिशेष की स्थिति में है। तो यहां पर हम बात करते हैं चालू खाता अधिशेष, चालू खाता शेष, ठीक है। तो चालू खाता शेष में जो है क्या क्या चीजें सम्मिलित की जाती है? देखो, चालू खाता शेष में जो है दृश्य वस्तुओं प्लस अदृश्य वस्तुओं का आयात, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा दृश्य वस्तुओं प्लस अदृश्य वस्तुओं का निर्यात। तो यहां पर भी भारत जो है क्या है, दृश्य वस्तुओं और अदृश्य सेवाओं या अदृश्य वस्तुओं का जो है आयात ज्यादा करता है और इनका निर्यात कम करता है। तो यहां पर भी हम क्या है, इसमें ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां पर चालू खाते में भी जो है हम किस स्थिति में रहेंगे? घाटे की स्थिति में रहेंगे। चालू खाता घाटे की स्थिति में रहेंगे। अब ये पिछले वित्तीय वर्ष में कितना रहा था, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वस्तु और सेवाओं का व्यापार है जो पिछले वर्षों में हमने किया है। तो हम बात करें निर्यात जो है वस्तुओं का, वर्ष 2023-24 में अप्रैल से मार्च तक जो है हमने किया है 316.65 अरब डॉलर का, ठीक है। और आयात जो किया है वो हमने किया है कितना? 506.39, ठीक है। तो ये हमने जो है लगभग जो शेष आया है ये हमारा घाटे में आया है। तो यहां पर हम जो है ये व्यापार घाटा था। तो 2023-24 में हमारा जो व्यापार घाटा था वो था 189.74 अरब डॉलर, ठीक है। ये था हमारा व्यापार घाटा। और 24-25 में जो है शुरुआती, ठीक है, शुरुआती 9 महीनों में जो हमारा ट्रेंड रहा है, ये निर्यात हमारा रहा है 321.71 अरब डॉलर का, और इसमें जो है हमने आयात किया है 532.48 अरब डॉलर का। तो यहां पर भी हम जो है 210.77 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में है। कितने? 210.77 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में हम यहां पर हैं। सेवाओं के में मैंने कहा कि हम अधिशेष की स्थिति में। कैसे अधिशेष की स्थिति में? देखो, सेवाओं का जो निर्यात किया गया साल 2023-24 में, ये किया गया है 251.31 अरब डॉलर का, ठीक है। जबकि हमने इसका आयात जो किया है, आयात हमने किया है 171.64 अरब डॉलर का। तो यहां पर है जो है पिछले साल 2023-24 में हम 120.07 अरब डॉलर की जो है अधिशेष की स्थिति में थे। और इस साल भी अगर मैं बात करूं तो जो है यहाँ पर हमने जो किया, ये हमने किया 280.94 अरब डॉलर का जो है हमने निर्यात किया है, जबकि आयात हमने किया है 149.67 अरब डॉलर का। तो यहाँ पर भी हम जो है इस अधिशेष की स्थिति में। लेकिन यहां पर जो है हमारा अधिशेष जो है ये कितना है? 131 का ही है, जबकि हम यहां पर घाटे में कितने में? 210। तो हम जब चालू खाता शेष निकालते हैं तो उसमें वस्तुओं का भी निर्यात जोड़ेंगे और सेवाओं का निर्यात भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 321 और 280 को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये लगभग जो है मेरे पास आएगा कितना? 602 का आएगा, ठीक है। तो यहां पर वस्तु और सेवाओं का कुल निर्यात जो है हमारा 602 है, जबकि हमारा आयात जो है, ठीक है, हमारा आयात जो है यहां पर हम देख सकते हैं
तो आयात जो है कितना आ रहा है मेरे पास, जो है ये तो हो गया निर्यात पिछले सालों का, और ये हो गया मेरा आयात 682.15 का। ठीक है, तो यहां पर मेरा घाटा जो है इस साल का 2024-25 का, तो जो घाटा है शुरुआती 9 महीनों का, ये आया है कितना 79.50 अरब डॉलर का। तो 89.50 जो है अरब डॉलर का इस वर्ष हमारे घाटा रहा है, जो कि जीडीपी का लगभग जो है हमारे 1.2% रहने की संभावना है। जबकि हमारा पिछले साल जो है जो घाटा था वो था 69.67, जो कि जीडीपी का लगभग 0.7% ही घाटे में था। तो हम जो है ये जो आया है हमारे 0.79, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, चालू खाता घाटा कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, चालू खाता घाटा कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, चालू खाता घाटा कहेंगे। ठीक है, चालू खाता घाटा, इसको कहा जाता है चालू खाता घाटा सिंपली। ठीक है, तो चालू खाता घाटा जो है इस साल हमारा 79.50 जो है अरब डॉलर रहा है, और जीडीपी का लगभग 1.2% ये रहने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। और विश्व में हम बात करें चालू खाता शेष जो है, ये जो फायदे में है, चालू खाता अधिशेष की स्थिति में जो देश है सबसे ज्यादा जो अधिशेष की स्थिति में है वो जापान है। ठीक है, ये जापान है। और अभी जो है इटली जो था, ठीक है, इटली जो था पिछले साल तक 2024 के पहले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में जो है ये घाटे में था, लेकिन 2025 के में ये किस में आ गया है, अधिशेष की स्थिति में आ गया। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है, भारत का पिछले बार जो है 1.3 था, इस बार 1.2 रहने की संभावना है। ठीक है, 1.3 जो है रहने की, पिछली बार 1.3 था, इस बार 1.2 जो है जीडीपी का 1.2 रहने की संभावना है। और नेक्स्ट हम बात करें, ये लेटेस्ट डेटा है, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। और वैश्विक व्यापार में अंतर, और इसके अलावा अगर हम बात करें एक नए टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने बात की कि भुगतान संतुलन, ठीक है, तो भुगतान संतुलन के मैंने आपको बताया 2 भाग होते हैं भुगतान संतुलन के। ठीक है, तो एक तो हमारा होता है चालू खाता और एक होता है हमारा पूंजी खाता। ठीक है, एक तो होता है हमारा चालू खाता और एक होता है हमारा पूंजी खाता, पूंजी खाता। तो चालू खाते में तो हमने देखो दोनों चीजें ले ली, दृश्य वस्तुओं का व्यापार और अदृश्य वस्तुओं का व्यापार, अदृश्य वस्तुओं का व्यापार, दृश्य वस्तुओं का व्यापार और अदृश्य वस्तुओं का व्यापार, इसको हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पूंजी खाते की। तो देखो पूंजी खाते में क्या होता है, हम जो विदेशों से जितना भी निवेश प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी निवेश प्राप्त कर रहे हैं, विदेशी निवेश जो है प्राप्त कर रहे हैं या विदेशी ऋण ले रहे हैं हम, तो ये इसका लेखा जो है किसमें किया जाता है, पूंजी खाते के तहत किया जाता है। किसके खाते के तहत, पूंजी खाते के तहत किया जाता है, विदेशी ऋण। तो विदेशी निवेश मैंने बताया था आपको कि विदेशी निवेश जो है 2 प्रकार का होता है हमारे यहां पर, एक तो होता है एफपीआई और एक होता है एफडीआई। ठीक है, एफपीआई में मैं सीधा बता दूं, पहले जो है क्या होता था, शेयर बाजार में जो पैसा लगाया जाता है, ठीक है, एफपीआई का मतलब होता है सिंपली शेयर बाजार में पैसा लगाना। तो भारतीय शेयर बाजार में 2 तरह से पैसा लगाया जा सकता है, एक तो एफक्यूआई के तहत, फॉरेन क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, और एक लगाया जा सकता है विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो एफपीआई के तहत जो है भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाया जाता है सिंपली। ठीक है, शेयर बाजार में पैसा लगाया जाता है, और ये जो पैसा लगाया जाता है किसी भी कंपनी में, तो ये मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना लगाया जा सकता है, 10% तक ही लगाया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एफपीआई। इसके अलावा हम बात करें एफडीआई की, तो एफडीआई के तहत जो है 2 तरह से पैसा लगाया जाता है देश में, एक तो ब्राउनफील्ड, एक तो लगाया जाता है ब्राउनफील्ड और एक लगाया जाता है ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड, तो ब्राउनफील्ड के बारे में बता दूं तो एफडीआई क्या होता है, सबसे पहले बात करूं तो एफडीआई का सीधा सा अर्थ होता है, देखो एफडीआई हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है कि यदि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर अपना कोई नया प्लांट लगा रही है, नई कोई कंपनी खोल रही है, जमीन खरीद रही है, वहां पर कोई मशीनरी स्थापित कर रही है, या भारत में संचालित किसी कंपनी में पैसा लगा रही है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे कहेंगे, जब
जब किसी विदेशी कंपनी द्वारा, जब किसी विदेशी कंपनी द्वारा, ठीक है, भारत में किसी कंपनी की हिस्सेदारी, ठीक है, खरीदी जाती है, ठीक है, 10% से अधिक होनी चाहिए, ये भी खरीदी जाती है, या ठीक है नया प्लांट या फैक्ट्री स्थापित की जाती है, तो इसे जो है क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, एफडीआई कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, एफडीआई कहा जाता है, सिंपली है एफडीआई, ठीक है। तो जब किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी जाती है या नया प्लांट या फैक्ट्री स्थापित की जाती है तो इसे क्या कहेंगे, एफडीआई कहेंगे। और एफडीआई जो है दो प्रकार से होती है, एक तो ब्राउनफील्ड और एक ग्रीनफील्ड। तो ब्राउनफील्ड में भारत में संचालित, पहले से जो संचालित है किसी भी कंपनी की अगर कोई हिस्सेदारी खरीदी जाती है तो इसे हम बोलते हैं ब्राउनफील्ड। और अगर कंपनी खुद अपना नया सेटअप करे, पूरा नए सिरे से स्टार्ट करे तो इसे क्या बोलते हैं, हम सीधा सीधा ग्रीनफील्ड बोलते हैं। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं कि विश्व में जो है, हम सबसे पहले बात करें विश्व में अगर सबसे ज्यादा एफडीआई, भारत में मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा जो एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है, तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस राज्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया जाता है। और मैंने आपको बताया था रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत में सबसे ज्यादा, या पहले बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है हमारे भारत। और इसके अलावा विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस देश से जाता है, तो वहां पर मैंने यूएसए बताया था। भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला राज्य बताया था मैंने महाराष्ट्र। और यहां पर एफडीआई में भी सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला जो राज्य है यह है कौन सा, महाराष्ट्र। इसके अलावा हम बात करें दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, फिर आता है दिल्ली, फिर आता है तेलंगाना, फिर गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आता है, ठीक है। तो ये प्रमुख जो है हमारे पास 8 राज्य हैं जो एफडीआई प्राप्त करते हैं देश में, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, महाराष्ट्र है। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करता है देश में, तो एफडीआई प्राप्त करने वाला या सर्वाधिक प्राप्त करने वाला पहला जो क्षेत्र है वो है कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे ज्यादा जो विदेशी निवेश प्राप्त करता है क्षेत्र, उसका नाम है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। दूसरे नंबर पर आता है व्यापार, ट्रेडिंग। तीसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। चौथा है सीमेंट और जिप्सम प्रोडक्ट। और पांचवा है कंस्ट्रक्शन या निर्माण गतिविधि। और छठा है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है क्या प्राप्त की जाती है, एफडीआई प्राप्त की जाती है। अन्य सर्विस सबसे ज्यादा है तो इसको अन्य में तो सभी को शामिल कर लिया, तो इसको नंबर 1 नहीं मानेंगे। नंबर 1 किसको मानेंगे, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। नंबर 2 ट्रेडिंग। नंबर 3 गैर परंपरागत ऊर्जा। नंबर 4 सीमेंट और जिप्सम उत्पाद। और 5 पर है निर्माण गतिविधियां, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी लिखना चाहो तो हिंदी में लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए। तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं तो यह है व्यापार। नंबर 3 पर जो है गैर परंपरागत ऊर्जा, नंबर 4 पर है सीमेंट एवं जिप्सम। और नंबर 5 पर है निर्माण गतिविधियां। देखो ये जितने भी डेटा हैं हम पढ़ रहे हैं एफडीआई से रिलेटेड, तो यहां पर एक नाम आ रहा है हमारे पास, देखो डीपीआईआईटी, ठीक है, डीपीआईआईटी। क्लियर। अभी जैसे हमने इससे पहले यहां पर भी पढ़ा था सूची, ये भी इसमें भी सूत्र हमारे पास क्या आ रहा था, डीपीआईआईटी, ठीक है। तो डीपीआईआईटी क्या है, देखो दोस्तों, तो डीपीआईआईटी के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इनको अभी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, पहले डीपीआईआईटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीपीआईआईटी क्या है, देखो, तो डीपीआईआईटी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हिंदी में इसको बोलते हैं हम उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है। डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये जो है इसकी स्थापना 1995 में की गई थी
और भारत सरकार का जो उद्योग और वाणिज्य व्यापार मंत्रालय है, ठीक है, भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत ये विभाग आता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, देखो तो इसका मुख्य कार्य देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या है इसका काम, भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी लाना तथा उद्योग एवं व्यापार के संतुलित विकास में सहायता प्रदान करके देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य। वर्ष 2024 में जो है इसमें इसके मुख्य अधिकारी के रूप में प्रतिमा सिंह की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किसकी नियुक्ति की गई, प्रतिमा सिंह की नियुक्ति की गई। तो वर्तमान में जो है इसकी जो निदेशक है वो है प्रतिमा सिंह। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, डीपीआईआईटी का जो फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, 1995 में स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है देश में एफडीआई के निवेश में तेजी लेकर आना और जो है उद्योग एवं व्यापार के संतुलित विकास में बढ़ावा देना, ये प्रमुख कार्य है। इसके अलावा मैं बात करूं जिस तरह से काम डीपीआईआईटी देश में जो है कर रहा है, वैसा का वैसा ही काम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंकटाड के द्वारा किया जाता है। एक संस्था है यूएन की जिसका नाम है अंकटाड, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। और ये पूरे विश्व में जो निवेश हुआ है, अंतर्वाह हुआ है या बहिर्वाह हुआ है, दो चीजें इसमें हमारे पास आएगी निवेश का। एक तो अंतर्वाह मतलब किसी देश ने कितना निवेश प्राप्त किया है अपने देश में, अंतर्वाह, और एक वर्ड आएगा हमारे पास बहिर्वाह। ठीक है, इसको बोलते हैं इनफ्लो और इसको बोलते हैं आउटफ्लो। ठीक है, कि कितना निवेश प्राप्त हुआ है और कितना निवेश हमारे देश से गया है। तो अगर मैं बात करूं कि विश्व में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो ये सारे डेटा जो है एक संस्था है जिसका नाम है अंकटाड। ठीक है, अंकटाड, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट भी जारी की जाती है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार हम बात करें तो अंकटाड के द्वारा जो है एक संस्था है अंकटाड, इसके द्वारा जो है विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है, इसके द्वारा जारी की जाती है विश्व निवेश रिपोर्ट। और इसके अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त करने वाला देश जो है, तो सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त करने वाला देश जो है 2022 और 23 दोनों की रैंकिंग इसमें दे रखी है। तो 22 और 23 दोनों में ही जो है कौन सा देश है नंबर 1 पर, तो नंबर 1 पर जो है इसमें यूएसए है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन सा देश है, यूएसए। दूसरे पर जो है यह है चीन। तीसरे पर जो है हमारे है सिंगापुर। और चौथे पर मैं बात करूं तो यहां पर है हांगकांग। हांगकांग, ठीक है। तो विश्व में 4 जो है सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले जो देश हैं, यह है यूएसए, चीन, सिंगापुर और हांगकांग। भारत का स्थान जो है इसमें कौन से नंबर पर है, तो भारत का स्थान जो है विश्व में 8वें नंबर पर है। ठीक है, भारत जो है विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर आता है, तो 8वें स्थान पर आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉप 5 रिसिपिएंट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करने के मामले में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट प्राप्त करने के मामले में भारत का जो है विश्व में ग्रीनफील्ड मैंने बताया था आपको क्या होता है ग्रीनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड का अर्थ सिंपल सा है, जो विदेशी कंपनियों के द्वारा जो नए प्लांट लगाए जाते हैं तो उसको हम ग्रीनफील्ड बोलते हैं। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट प्राप्त करने के मामले में भारत जो है विश्व में 4थे स्थान पर, जबकि ओवरऑल निवेश प्राप्त करने के मामले में भारत 8वें स्थान पर है। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट प्राप्त करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट प्राप्त करने के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर हमने कुछ चीजें पढ़ी। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा निवेश कौन सा करता है। हमने ये पढ़ लिया कि भारत का कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है जो सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त करता है। क्षेत्र कौन से हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है जो सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा निवेश या विदेशी निवेश कौन से देश के द्वारा किया जाता है, तो नंबर 1 पर अभी वर्तमान में, पहले कुछ समय से इसमें मॉरिशस नंबर 1 पर चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है सिंगापुर जो है नंबर 1 पर है, जिसने भारत में सबसे ज्यादा निवेश किया है। ठीक है, तो निवेश करने वालों में जो है नंबर 1 पर भारत में जो है
नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो टॉप 5 कंट्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला जो है देश कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर ने जो है सबसे ज्यादा क्या किया है? देश में निवेश किया है। दूसरे नंबर पर इसमें जो है कौन सा देश आता है? मॉरिशस। तीसरे नंबर पर है यूएसए, चौथे नंबर पर है नीदरलैंड और पांचवें नंबर पर है जापान। तो भारत में निवेश करने वाले देशों की सूची में नंबर 1 पर है सिंगापुर, दूसरे पर है मॉरिशस, तीसरे पर है यूएसए, चौथे पर है हमारे नीदरलैंड, पांचवें पर है जापान। ठीक है, ये प्रमुख देश है, ठीक है, जिन्होंने भारत में क्या किया हुआ है? निवेश। अगर मैं भारत में भी बात करूं सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। ठीक है, नंबर 1 पर है कौन सा है? महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं भारत में क्षेत्र कौन सा है जिसने एफडीआई सबसे ज्यादा प्राप्त किया? तो यह है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार विश्व में, ठीक है, सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। ठीक है, अंतर्वाह वाला। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 8वां। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बहिर्वाह वाले निवेश, वर्ल्ड जो है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज्यादा बहिर्वाह वाले देश, ठीक है, जहां से निवेश सबसे ज्यादा बाहर जा रहा है, तो इसमें भी जो है नंबर 1 पर कौन सा देश है? यूएसए है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन सा देश है? यूएसए। नंबर जो है 2 पर कौन सा है? चीन है। नंबर 3 पर जापान है और नंबर 4 पर जो है कौन सा देश है? जर्मनी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो निवेश बाहर जाता है तो इसमें भी जो है सबसे नंबर 1 पर है जो है कौन सा है? यूएसए है। नंबर 2 पर जो है हमारे चाइना है, नंबर 3 पर जापान है, 3 पर जापान है और नंबर 4 पर जो है जर्मनी है, नंबर 4 पर जो है जर्मनी है, जापान नंबर 4 पर जर्मनी। और अगर मैं भारत का स्थान देखूं इसमें तो भारत का स्थान जो है कौन सा है? 23वां। ठीक है, भारत जो बाहर निवेश करता है तो भारत का स्थान इसमें जो है कौन सा है? 23वां स्थान है भारत का यहाँ पर। और ये सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये सूची जारी की जाती है किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। जबकि भारत में निवेश को बढ़ावा देने का कार्य, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है? डीपीआईआईटी के द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल जो है इंटरनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा जो है भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूंजी बाजार का भाग। आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी नीति के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर?